हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कक्षा 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को शुरू किया था। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था आपको कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला था आपका आणविक ठोस, दूसरा प्रकार था सहसंयोजक या परमाणुक ठोस, तीसरा था आपका आयनिक ठोस और चौथा था आपका धात्विक ठोस। लास्ट क्लास में मैंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पर ये अधूरा रह गया था। वहां पर मैंने आपको केवल 2 टाइप्स बताए थे। तो जो 2 टाइप्स बचे हुए थे आपके, उनको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने लास्ट वाले पार्ट को नहीं देखा है या फिर उसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, तो मैंने उनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को इजीली देख सकते हो। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे, उसके बाद आपको यह वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे प्रकार आयनिक ठोस की बात करते हैं। जैसा कि आपने नाम पढ़ा आयनिक ठोस, नाम से क्या क्लियर हुआ? नाम से क्लियर ये हुआ कि यहां पर घटक कण क्या होंगे भैया? घटक कण क्या होंगे? आयनिक ठोस है तो घटक कण क्या होंगे? घटक कण हो जाएंगे आयन। क्या हो जाएंगे? आयन। अर्थात आयनिक ठोस जो होगा उसका निर्माण किससे होगा? आयनों से होगा। और आयन आप जानते हो 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो आयनिक ठोसों का निर्माण 2 प्रकार के आयनों से होता है, या कह सकते हो आप आयनिक ठोसों का निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों से होता है। ठीक है ना? उदाहरण की बात करें, उदाहरण दिया हुआ है NaCl, KCl, KNO3 आदि। या बोल सकते हो आप NaCl व अन्य लवण, जो धातु ऑक्साइड हो गया, धातु हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है ना? अब फर्स्ट एग्जांपल जो लिखा हुआ है NaCl, NaCl की बात करेंगे हम लोग, और NaCl के जरिए समझेंगे इस पूरे प्रकार को, यानी आयनिक ठोस क्या होते हैं। NaCl की बात करें भैया, सबसे पहले देखते हैं कि NaCl का निर्माण कैसे हुआ। उसके लिए आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि NaCl कैसा है? आयनिक यौगिक है। कैसे आयनिक यौगिक होता है? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। Na की बात करें भैया, तो Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आता है? 2, 8, 1। Cl की बात करें, Cl 17 परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2, 10 और 7, 17। अब देखो भैया, इन्होंने NaCl का निर्माण किया है। क्यों किया है, कैसे किया है? इसके लिए आपको समझना होगा अष्टक नियम। अष्टक नियम पता होगा कि प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है? प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके बाह्य कोश में, सबसे बाह्य कोश ये है, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिससे वो स्थायी संरचना को प्राप्त कर ले। देखो, क्लोरीन के पास लास्ट कोश में यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले Na, ठीक है ना, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे। अब Na के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना? ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान होता है। तो Na क्या करता है? Na आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या बनाता है? Na+ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ये सॉलिड में है। NaCl बनता कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और Cl जो कि Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो Cl2+ क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। क्या बनाता है? Cl-। Cl2 मतलब हाफ Cl2 हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आती है जिससे आपके NaCl का निर्माण होता है? हो जाता है आपका Na, क्या? Na जो कि किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस हाफ Cl2 जो कि किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। क्या बना रहा है? बना रहा है आपका NaCl। तो यहां से आप देखो NaCl का निर्माण कैसे हुआ है। जो NaCl है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है बेसिकली Na+ और Cl- आयन के द्वारा।
Na प्लस और Cl माइनस आयन के द्वारा। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देख लो आप, Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। Cl को 8 चाहिए और Na को भी 8 चाहिए, तो Na क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, Cl के पास 8 हो जाएंगे, और फिर उसकी बाह्य कोश जो पहले ये थी, अब वो आ जाएगी दूसरी वाली जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। तो Na क्या करेगा, Na अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा और Cl को दे देगा। तो जब Na इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, Na प्लस, और Cl जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कैसा आवेश आएगा, Cl माइनस। तो NaCl का निर्माण किससे होता है, Na प्लस और Cl माइनस आयनों के जरिए होता है। और आपको पता है कि जब एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो तो उनके मध्य क्या लगता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो यानी कि आयनिक ठोसों में कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ पर कार्य करता है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करें इसकी प्रकृति की, तो ये कैसे होते हैं, ये आपके कठोर होते हैं मगर भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब समझते हो आप लोग, भंगुर का मतलब होता है जिसको तोड़ करके चूर्ण के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो ये कैसे होते हैं, ये होते कठोर हैं लेकिन ये भंगुर होते हैं, इनको चूर्ण के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। अच्छा, अब बात करें कि ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 2 कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के द्वारा कोई भी पदार्थ विद्युत के लिए सुचालक होता है या कुचालक होता है। वो कंडीशंस क्या थी, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, पहली कंडीशन क्या थी कि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कब करेगा, या तो उसमें क्या हो, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हों। पहली कंडीशन क्या, अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो विद्युत का चालन करेगा। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन थी कि अगर किसी पदार्थ में क्या हो, मुक्त आयन हो तो वो विद्युत का चालन करेगा, ठीक है ना। या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो तो विद्युत का चालन करेगा, या फिर मुक्त आयन हो तो विद्युत का चालन करेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ठोस यानी कि सॉलिड NaCl की, तो सॉलिड NaCl में ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही मुक्त आयन होते हैं। अर्थात ठोस अवस्था में जो आपके आयनिक ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, कुचालक। ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, कुचालक। लेकिन अगर आपके आयनिक ठोस गलित अवस्था में हो या विलयन में हो, जैसे कि मैं NaCl की बात करूं तो NaCl अगर आपका विलयन में हो या गलित अवस्था में हो, यानी अगर NaCl आपका एक्वस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये दोनों के दोनों आपके एक्वस में हैं। अब देखो, जब NaCl आपका गलित अवस्था या विलयन में है तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में। और यहाँ पर जैसे ही ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही आपको क्या मिला, आपको मिला कि जो दूसरी कंडीशन थी मुक्त आयन वाली वो फॉलो हो गई। आपको मुक्त आयन मिल गए, कौन कौन से, Na प्लस और Cl माइनस। तो वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसीलिए आपके जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या विलयन में क्या होंगे भैया, सुचालक होते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये पूरी बात थी आयनिक ठोस के बारे में, ये लिखा हुआ है आयनिक ठोस के बारे में जो भी बात है इस वाले बॉक्स में, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिएगा, आयनिक ठोस आपके आयनों से मिलकर के बने होते हैं। इनमें जो है आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। और जब प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा तो इनके गलनांक क्या होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं,
उच्च होते हैं। प्रकृति की बात करें तो ये कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। ठोस अवस्था में ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं तथा गलित अवस्था या विलयन में ये सुचालक होते हैं। उदाहरण आपके लिए है NaCl, KCl, KNO3 आदि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अपने चौथे प्रकार धात्विक ठोस की हम लोग बात करने वाले हैं। धात्विक ठोस, जैसा कि नाम पढ़ा आपने धात्विक ठोस, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके उदाहरण क्या होंगे। इसके उदाहरण होंगे सभी धातुएं, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में धात्विक ठोस साधारणतया सभी धातुएं हैं। ठीक है ना। धातुएं बहुत सारी हैं, आप लोग जानते होंगे, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ धात्विक ठोस के घटक कण क्या होते हैं, तो भैया धात्विक ठोस के घटक कण आपके होते हैं धातु परमाणु, यानी कि धात्विक ठोस आपके धातु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं, आयरन है, कॉपर है। मैं फॉर एग्जांपल आयरन को ले लूं। आयरन का मतलब होता है लोहा, आप सभी ने लोहा देखा होगा। ठीक है ना। लोहा बेसिकली है क्या, Fe परमाणु है। ठीक है ना। और आपने लोहा देखा होगा इतना मजबूत हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसको समझिएगा। Fe आपके क्या होते हैं, बहुत सारे Fe के परमाणु होते हैं। ठीक है ना। Fe के परमाणु हैं ऐसे कुछ, और ये पूरी क्या है, लोहे की वो चादर है। ठीक है ना, जिसके अंदर ये परमाणु आपके स्थित हैं। ओके। अब आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आप लोग जानते हो। दूसरा पॉइंट क्या जानते हो, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, Fe जो आपका है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इस वाले Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो Fe के ऊपर क्या आवेश आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाला Fe क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इस पर प्लस का 2 आ जाएगा। नीचे वाला जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और प्लस का 2 आ जाएगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का 2 यूनिट चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का 2 यूनिट चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का 2 यूनिट चार्ज। ठीक है ना। यानी कि Fe क्या करेगा, जनरली ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और Fe के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 यूनिट चार्ज आ जाएगा धनावेश का। अब देखो भैया यहाँ पर धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती के साथ बंधे हुए रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन पूरे आपकी जो चादर होती है उसमें गति करते रहते हैं। ठीक है ना। और शायद क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है आपका कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर गति कर रहे हैं तो ये बाहर कैसे नहीं जा सकते। सिंपल सा तरीका समझो कि अगर सपोज करो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहे या बाहर चला गया, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला गया। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो आपकी जो पूरी चादर है इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो धनावेश क्या करेगा, तुरंत से इस वाले इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या करेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाते हैं। बाहर नहीं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर पूरे क्रिस्टल में क्या करते हैं, गति किया करते हैं। और जो आपके Fe क्या हैं, वो धनावेश बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो इसके अंदर स्थिर रहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति कर रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का एक प्रकार का समुद्र बन जाता है। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन जाता है। उसके मध्य क्या है, धातु के धनायन है, मध्य में क्या है, धातु धनायन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ धात्विक ठोस का निर्माण कैसे होता है, तो धात्विक ठोस का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायनों की स्थिति के द्वारा। कैसे, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायनों की स्थिति के द्वारा आपके धात्विक ठोस का निर्माण होता है। धात्विक ठोस के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, तो बल कार्य करता है आपका धात्विक बंध, या धात्विक बल बोल सकते हो, काम करता है। कौन सा बंध बनता है, धात्विक बंध बनता है। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर कि इनका गलनांक क्या होता है, तो इनका गलनांक आपका उच्च होता है, यानी इनका गलनांक उच्च होता है। और ये आपके मृदु से लेकर के कठोर तक होते हैं। और उदाहरण मैंने बताया सभी धातुएं उदाहरण हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल Fe, Cu और इसके आगे Ag, Au आदि। ठीक है ना। ये सभी आपके क्या हैं,
एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वहाँ से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।